हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज़ेन स्टडी। जैसा कि आपको पता है, प्रीलिम्स अप्रोच की हमारी एक सीरीज चल रही है। आज की सीरीज में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया जो हमारा करंट का टॉपिक है। आज की जो टॉपिक है हमारी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड है। आज हम देखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में क्या मसला चल रहा है। आप न्यूज में देख रहे हैं लगातार के इलेक्टोरल बॉन्ड, सीजीआई, हमारे डीवाई चंद्रचूड़ और एसबीआई सभी की बातें चल रही है। तो आज हम डील करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के इस टॉपिक से। क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, उससे पहले हम ये देखेंगे कि क्या मामला चल रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिखा है सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है उसको स्ट्राइक डाउन किया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो देखिए, एक 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बैठी जिसको हेड हमारे डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने किया, जो हमारे चीफ जस्टिस हैं। उसके साथ हमारे संजीव खन्ना थे, जीबी पादरीवाला थे, बीआर गवाई थे और जस्टिस मनोज मिश्रा की 5 बेंच की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बैठी। उसमें इन्होंने क्या फैसला किया? उसमें उन्होंने ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि यूनानिमसली इन्होंने डिसीजन लिया, एक वर्डिक्ट दिया इन्होंने, that upheld challenge to every aspect in the electoral bond case, declaring the scheme unconstitutional। इलेक्टोरल बॉन्ड को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल बना दिया। एक ऐसी चीज जिसकी शुरुआत 2018 में होती है, जो ये कहती है कि हम ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड में ट्रांसपेरेंसी लाएंगे। हम जो कैश वाला सिस्टम चल रहा था सदियों से, उसको चेंज करके हमने इलेक्टोरल बॉन्ड को लाया और उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया जा रहा है हमारे 5 बेंच की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा। क्यों बताया जा रहा है? क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, देखते हैं हम पहले। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया ये भी हम देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया एसबीआई को कि इमीडिएटली आप सबमिट ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड्स सोल्ड। आपने जितने भी बॉन्ड्स बेचे हैं 2018 से लेकर 22-23 तक, उसकी आपको इंफॉर्मेशन शेयर करनी है और सारे नाम बताने हैं आपको डोनर्स एंड रेसिपेंट्स के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। उन्होंने अपने फैसले में ये बताया, उन्होंने अपने वर्डिक्ट में ये बताया कि आपने जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड बेचे हैं, जितने इलेक्टोरल बॉन्ड आपके तरफ से गए, उसके रेसिपेंट और जो उसके डोनर्स हैं, सभी के नाम आपको बताने हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको सबमिट करना है इसका इंफॉर्मेशन। ये 2 इमीडिएट फैसले दिए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने। तो बात तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आई, लेकिन अब हम बात करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या आखिर। तो इलेक्टोरल बॉन्ड जो है हमारा, ये एक प्रोमिसरी नोट्स है, एक नोट्स की तरह है ये। एक हम एसबीआई में जाके इसका प्रोसेस क्या है उस पर भी हम बात करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड आर मनी इंस्ट्रूमेंट्स लाइक प्रोमिसरी नोट्स विच कैन बी ब्रॉट बाय कंपनीज एंड इंडिविजुअल्स इन इंडिया फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपको कौन से बैंक के पास जाना है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एंड डोनेटेड टू अ पॉलिटिकल पार्टी विच कैन इन कैश दिस बॉन्ड्स। तो अगर हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो बॉन्डिंग, पॉलिटिकल पार्टीज के जो आप चंदा दे रहे हैं, जिसको हम अपने लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि चंदा देना, पॉलिटिकल पार्टी को चंदे की जरूरत क्यों पड़ रही है? चुनाव लड़ना है, चुनाव की बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, तो उसमें उनको भी कैश की जरूरत पड़ती है। अब जिस आइडियोलॉजी, जिस मजदूर यूनियन पार्टी है, अगर कोई मजदूर चाहे कि मैं उसको फंडिंग करना चाह रहा हूं, तो वो फंडिंग, अगर मुझे लग रहा है कि मैं इसकी आइडियोलॉजी के साथ हूं, तो उसके लिए मैं उसको फंडिंग करना चाहूं तो मैं कैसे दूं? तो ये कैश की एक प्रणाली बहुत शुरू से चलती हुई आ रही थी। उस प्रणाली को चेंज करते हुए, उस पैटर्न को चेंज करते हुए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड का एक चीज है। इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है वो बॉन्ड जो इलेक्शन से रिलेटेड है, जो इलेक्शन के खर्चों को, पॉलिटिकल पार्टी को हम जो चंदा देते हैं, उसी के तरीकों को हम इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। दूसरी चीज क्या है? द बॉन्ड्स आर ओनली रिडीमेबल इन द डेजिग्नेटेड अकाउंट ऑफ ए रजिस्टर्ड पार्टी। किसको हम दे सकते हैं? एक जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उसको ही हम ये इलेक्टोरल बॉन्ड दे सकते हैं। अ पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल चाहे तो जाके वो बॉन्ड ले सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बॉन्ड लेना है हमें और हमें एक पर्टिकुलर पार्टी को डोनेट कर देना है। हमारे बॉन्ड का क्या प्रोसीजर होता है? ये स्टार्ट होता है 1000 से 10,000, 1 लाख, 1 करोड़ तक के बॉन्ड आते हैं। अभी आपने देखा होगा न्यूज में बहुत सारे जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने चंदा दे रखा था, उसकी एक लिस्ट भी आई थी जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि उस लिस्ट को जारी करना है। तो एक इंडिविजुअल के द्वारा भी ये बॉन्ड दिया जा सकता है। एक ग्रुप, आप 2 लोग मिलकर या कोई कंपनी भी इस चीज को, बॉन्ड को परचेज करके किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकती है। आगे देखते हैं क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम। जब हम स्कीम की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि 2018 में ये इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत की गई। क्या पर्पस था शुरुआत करने का? पर्पस ये था कि हम क्लीनेज पॉलिटिकल फंडिंग इन इंडिया, जो हमारा कैश में डील हो रहा था, जिसे हम ब्लैक मनी की तरह कह रहे हैं, किसी की ब्लैक मनी है, किसी ने कहीं से स्मगलिंग से पैसे लाए और किसी पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर दिया, अपने फेवर में करवाने के लिए फंडिंग कर दिया, तो उसको क्लीन करने के लिए, उस प्रोसेस को सही करने के लिए 2018 में ये अरुण जेटली जी के द्वारा, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त, उनके द्वारा ये चीज लाई गई। और
क्लीनेस का काम करने के लिए इस पे जोर डालता हूं मैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी की सफाई, जब फंडिंग हो रही है उस चीज को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए इस चीज को लाया गया। आगे क्या हुआ, द सेंट्रल आइडिया क्या था, सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द इलेक्टोरल बॉन्ड वाज टू ब्रिंग अबाउट ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल फंडिंग। जो भी इलेक्टोरल फंडिंग हो रही थी हमारी, उसके अंदर हमको ट्रांसपेरेंसी लानी थी। तीसरी चीज क्या है, इसको हमने कहा कि इलेक्टोरल रिफॉर्म है ये, इन द कंट्री मूविंग टुवर्ड्स कैशलेस डिजिटल इकोनॉमी, क्योंकि ये इसमें हमारे इन्वॉल्वमेंट बैंक का हो रहा था, ये कैशलेस हो रहा था, इसलिए हमने इसको क्या कहा, हमने इसको इलेक्टोरल रिफॉर्म की तरह भी कहा कि हमने इलेक्टोरल रिफॉर्म ला दिया। अब हम कैश में डील नहीं करेंगे, ब्लैक मनी की बात नहीं होगी, हम एक चैनल के थ्रू जाएंगे जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का एक बहुत ही सर्वोच्च बैंक है, उसके थ्रू हम जाएंगे, तो हम इलेक्टोरल रिफॉर्म की भी बात करते हैं इसमें। आगे क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या है हम देखते हैं, जैसा कि मैंने लगा रखा है कि महाशय क्रोनोलॉजी समझिए। तो ये क्रोनोलॉजी क्या है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बात पहली बार जो बिल आती है वो 2017 में आती है। जब ये बिल लॉन्च होता है उसी टाइम एक एनजीओ रहता है जो इस पे पीआईएल फाइल करता है। 2018 में फाइनली क्या होता है, द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। 2018 में नोटिफाई कर देती है गवर्नमेंट, इसको फाइनलाइज कर देती है। बट फिर से ये केस खबरों में आता है कब, 2022 में, जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अमेंडेड टू इंक्रीज सेल डेज फ्रॉम 70 डेज टू 85 डेज इन ईयर वेयर एनी असेंबली इलेक्शन में बी शेड्यूल्ड। जब भी इलेक्शन होंगे उसको शेड्यूल तो 70 डेज से बढ़ा के उसको 85 डेज कर दिया गया था। 2023 में भी एक बेंच बैठती है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ उसको लीड करते हैं, यहां से मामला तूल पकड़ता है, जहां पे हमारे डीवाई चंद्रचूड़ आगे कहते हैं कि रेफर्स प्ली अगेंस्ट स्कीम 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कमेंसेस हियरिंग ऑन प्ली अगेंस्ट स्कीम। इसके अगेंस्ट में प्ली की शुरुआत होती है हमारे 2023 के अक्टूबर 31 में। फाइनली क्या आता है, 2023 में रिजर्व कर लिया जाता है इसके वर्डिक्ट को, और अभी हमारे रिसेंट न्यूज में जो हमने देखा उसमें 2024 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया, हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड को, जो हमारे इलेक्टोरल रिफॉर्म के तरह पेश आ रहा था, जिसको 2018 में गवर्नमेंट ने कहा कि ये इलेक्टोरल रिफॉर्म है, ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा, उसको हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसको हम कस्टोडियन ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसने आके इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया। आगे चलते हैं, इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। इसकी एलिजिबिलिटी के लिए हमको जाना पड़ेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 में, जिसको हम आरपीए 1951 कहते हैं। यह कहता है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हमारे 1% से ज्यादा वोट जिसका पोलिंग शेयर जो है 1% से ज्यादा होगा, उसको ही हम ये फंडिंग दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने कल को कोई पार्टी बना ली छोटी मोटी, 10 वोट ला रही है, वो पार्टी किसी सूबे की छोटी सी पार्टी है और उसने 1% वोट शेयर नहीं किया है, तो हम उसको ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं परचेज कर सकती है वो, ना तो हम उसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये क्राइटेरिया है 1% वोटिंग का। ये डिफरेंट पार्टीज को मैंने यहाँ पे शो किया, आप देख सकते हैं इसके वोटिंग परसेंटेज इस तरीके से हमारे ये पाई चार्ट बन के शो किया गया है। आगे चलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला लिया, उसके पीछे के क्या रीजंस दिए उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट, व्हाई डिड सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के पीछे जो वजह बताई वो कुछ वजह जो हमने यहां पे डिस्कस किया। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वायलेशन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन। अब आप राइट टू इंफॉर्मेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट है, उसको ये वायलेट कर रहा है। कौन सी बॉडी आ रही है, किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया, किस पार्टी को दिया है, क्या, तो ये हमारा कर्तव्य बनता है अकॉर्डिंग टू द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। हमारे ये बनता है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी पार्टी को कितनी फंडिंग जा रही है। ये हमारी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, लेकिन ये इस ट्रांसपेरेंसी को वॉइड कर रहा था। इस वजह से इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट ये काम कर रहा था। दूसरी चीज क्या है, नॉन प्रोपोर्शनली जस्टिफाइड टू कर्ब ब्लैक मनी। इसको जब लाया गया था तो कहा गया था कि ब्लैक मनी को ये कर्ब करेगा, लेकिन ऐसी कोई चीज यहां पे नहीं आ रही है जिससे कि ब्लैक मनी कर्ब हो रही है। ये एनोनिमस रह जा रहा है, इसलिए यहां पे पता नहीं चल पा रहा है कि किसकी ब्लैक मनी कौन से चैनल के थ्रू वहां जा रही है। तीसरी चीज क्या है, राइट टू डोनर प्राइवेसी डज नॉट एक्सटेंड टू कंट्रीब्यूशन मेड। तो यहां पे डोनर की भी प्राइवेसी की बात की गई है। चौथी चीज क्या है, अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस वायलेट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब यहां पे जब इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है, बड़ी बड़ी कंपनी आपने देखा, मेगा कंस्ट्रक्शन नाम से, और भी कई सारे गेम्स की कंपनी थी, और भी कई सारे ऐसे थे जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया। तो इससे क्या है कि बड़ी कंपनीज का एक दबाव बनता है, दबाव बनने पे आके वो एक डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं हैम्पर करती है। किसी पर्टिकुलर पार्टी, विनिंग पार्टी को ये, या फिर जो भी पार्टी उन पे दबाव बना के यहाँ पे एक प्रेशर वाली पॉलिटिक्स हो सकती है। तो इससे हमारा फ्री और फेयर इलेक्शन की जो बात होती है वो यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो वायलेट हो रहा था। इस वजह से भी इसका भी हवाला दिया हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। लास्ट बात क्या की गई,
अमेंडमेंट टू सेक्शन 29C ऑफ आरपीए 1951 क्वेश्चन क्या है? अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 29C क्या कहता है? 29C ये कहता है कि अगर 20,000 से ज्यादा का हमारा चंदा आता है तो हमें उसको डिस्क्लोज करके बताना है कि कहां से वो चंदा आया, कौन सी पार्टी को दिया गया। इस चीज को 29C बताता है हमारा आरपीए 1951, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट जो है वो बताता है ये। तो इस चीज को भी ये क्वैश कर रहा था। इन सारी चीजों को देखते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट ने 5 मेंबर की जो ये बेंच बैठी थी, उन्होंने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। डीवाई चंद्रचूड़ का ये फैसला रहा, जिसको कि अभी इमीडिएट इफेक्ट पे इसको रोक दिया गया है। तो ये हमारे इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपको कवर करवाया। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी हमारे यूपीएससी पीटी से रिलेटेड होंगे वो टॉपिक्स आते रहेंगे ज़ेन स्टडी में। आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर दैट।